सावरकर के विषय में उनके जो विचार थे वो उन फार अहेड ऑफ हिज टाइम्स, क्योंकि चाहे वो कास्टलेस सोसाइटी हो, जाति विहीन एक समाज का निर्माण, या फिर जबकि कांग्रेस और महात्मा गांधी तभी सिर्फ अस्पृश्यता का निर्मूलन के बारे में बात कर रहे थे, जबकि ये जाति का ही निर्मूलन पूरी तरह से और हिंदू समाज को एकत्रित करने का। सावरकर शुड बी आइडियल पोस्टर बॉय ऑफ द लिबरल्स। देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी हम सावरकर को अच्छे तरह से समझ पाएंगे। और ये वाली उनका जो सत्य है वो बाहर आना लोग नहीं चाहते थे, इसीलिए उसको इतने सालों तक उसको बरी करके रखा गया, दफन करके। देखिए, द्विराष्ट्रीय जो थ्योरी है वो पहले सैयद अहमद खान के ज़माने से शुरू हुआ, जब सावरकर शायद 4-5 साल के बच्चे थे। हालांकि हिंदू महासभा और सावरकर ही एक ऐसे थे जो अंत तक 1947 मई तक वो देश के विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। आज़ाद भारत के इतिहास में अगर किसी एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे ऐतिहासिक पुरुष को सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर के तौर पर पेश किया गया हो या उनका जिक्र करने से भी लोग घबराते हों पॉलिटिकल डायस्पोरा में, तो वो वीर सावरकर हैं। लेकिन वीर सावरकर पर किताब लिखने वाले सिर्फ कोई ऐसी किताब नहीं, बहुत ही गहरी रिसर्च के बाद किताब लिखने वाले विक्रम संपत जी हमारे साथ हैं। विक्रम जी, सबसे पहले तो आप हमें यही बताएं कि वीर सावरकर पर किताब लिखने का मोटिवेशन क्या था? देखिए, वीर सावरकर जी एक ऐसे, जैसे आपने बोला, इतने कंटेस्टेड एक फिगर हैं। साथ ही आज के जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें अभी नहीं, बहुत सालों से, खासकर 2014 के बाद उनका इतना हस्तक्षेप होता रहता है राजनीति में, चुनाव प्रचार में, दुष्प्रचार में, मैनिफेस्टोज़ में, हर जगह उनके बारे में इतनी बातें होती हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों लोग इनके बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, परंतु उनके बारे में अगर एक अच्छा सा संशोधित किताब अगर आज का युवा पढ़ना चाहे तो उसको वो बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके ज़माने में एक किताब लिखी गई थी धनंजय कीर द्वारा। उसके बाद समग्र तरीके से अंग्रेज़ी में किसी ने इनके ऊपर किताब नहीं लिखी थी। तो तभी मैंने सोचा कि आज की युवा पीढ़ी को सावरकर और उनके जीवन और दर्शन से अवगत कराने के लिए ये काम मुझे उठाना पड़ेगा। इट्स अ हिस्टोरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, आपने क्योंकि सावरकर पर इतना पढ़ा है, रिसर्च किया है, मैं आपसे, मेरा सवाल छोटा सा ये रहेगा कि वीर सावरकर इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर क्यों हैं? क्योंकि इतने सारे हमारे आज़ादी की लड़ाई में इतने सारे लोग थे, क्रांतिकारी थे, और जो लोगों का जिक्र आता है तो पॉजिटिव ही उनका जिक्र आता है, लेकिन वीर सावरकर को लेके नाम आप लीजिए और एकदम से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है? देखिए, कोई भी आदमी खुद से कंट्रोवर्शियल नहीं होता या होती, वो भी ऐतिहासिक एक किरदार, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है। और ख़ासकर सावरकर के विषय में उनके जो विचार थे वो फार अहेड ऑफ हिज टाइम्स उनके विचार हुआ करते थे। उनके ज़माने में ही लोग उनसे बहुत इत्तेफाक नहीं रखते थे, बहुत सारे लोग, क्योंकि चाहे वो कास्टलेस सोसाइटी हो, जाति विहीन एक समाज का निर्माण, या फिर जबकि कांग्रेस और महात्मा गांधी तभी सिर्फ अस्पृश्यता का निर्मूलन के बारे में बात कर रहे थे, जबकि ये जाति का ही निर्मूलन पूरी तरह से और हिंदू समाज को एकत्रित करने का, संगठित करने का। तो और हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है इसके वो पुरोधा थे और उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी। तो आज जब हिंदुत्व एक विचारधारा के तौर पे पूरे देश में राजनीतिक तौर पे एक असेंडेंट पे है, तो उस पे जब किसी को कटाक्ष करना पड़ता है तो उस विचारधारा के जो उद्गम माने जाते हैं वो सावरकर हैं, तो उन पे वो सारे वार और तीर चलाते हैं। अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़ देखने को मिलती है भारत में, जब से, मतलब मैं तो अभी इस फील्ड में आया हूँ, लेकिन जब से मैंने पढ़ना, जानना, समझना शुरू किया, मैंने ये देखा है कि जो भारत के जो दक्षिणपंथी हैं उनसे ज़्यादा जो वामपंथी हैं वो सावरकर का ज़्यादा नाम लेते हैं, ज़्यादा जिक्र करते हैं, ज़्यादा अटैक करते हैं, और जो राइट विंगर्स हैं वो सिर्फ डिफेंसिव मोड में ही ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों है कि लेफ़्ट वाले ज़्यादा अटैक करते हैं? क्या उनको सावरकर से कुछ खतरा है कि अगर उनके बारे में लोग जान गए तो उनकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाएगा? कुछ ऐसा है क्या? ये अच्छा सवाल है, शायद सही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक्चुअली सावरकर शुड बी
आइडियल पोस्टर बॉय ऑफ द लिबरल्स, जो लिबरल विचार उनके थे हर चीज़ पे, कि साइंटिफिक एक रैशनल थिंकिंग हो, सुपरस्टिशंस पे वो विश्वास नहीं रखते थे, निरीश्वरवादी थे, गाय के भी पर भी उनके जो विचार थे वो काफ़ी भिन्न थे जो आम हिंदू के विचार थे उससे। तो इन सब मामलों में आई थिंक ही शुड बी द आइडियल पोस्टर बॉय ऑफ द लिबरल। पर और उनका जितना ज़्यादा हम उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, और जो एडवांस में उन्होंने देश के जो खतरे हैं, सिक्योरिटी रिस्क्स हों, फॉरेन पॉलिसी प्रॉब्लम्स हों, उन सब के बारे में लिख दिया था ऑलरेडी। उसको अगर हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी हम सावरकर को अच्छे तरह से समझ पाएंगे। और ये वाली उनका जो सत्य है वो बाहर आना लोग नहीं चाहते थे, इसीलिए उसको इतने सालों तक उसको बरी करके रखा गया, दफन करके। और आज जब ये सारे अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स आ रहे हैं संशोधित तौर पे, तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने इतने सालों तक उसको दबा के रखा, छुपा के रखा, उनमें वो हड़बड़ाहट होना स्वाभाविक बात है। सर, जब हम सावरकर की लेगेसी की बात करते हैं तो दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा उनको काउंटर किया जाता है, अटैक किया जाता है। जैसे एक तो टू नेशन थ्योरी और दूसरा जो उन्होंने मर्सी पिटिशंस लिखे हैं। ये क्या विवाद है इन दोनों के? इस पे मैंने बहुत सारी बातें बहुत बार कर दी हैं। संक्षेप में आप बता दें। यूट्यूब पे भी जो श्रोता उनको देखना चाहें, सुनना चाहें, किताब में तो बहुत विस्तृत तौर पे उस पर लिखा है। संक्षेप में अगर बोलें तो देखिए, द्विराष्ट्रीय जो थ्योरी है वो पहले सैयद अहमद खान के ज़माने में से शुरू हुआ, जब सावरकर शायद 4-5 साल के बच्चे थे। तो ऑब्वियसली तब उन्होंने उसको उद्धृत नहीं किया उनसे। तो तब से वो अलगाववाद की जो मानसिकता थी एक तबके में, वो बना रहा, और एक के बाद एक वो बढ़ते बढ़ते वो पाकिस्तान बनने के कगार तक हम देश को लेके गए। तो इसके लिए एक आदमी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हालांकि हिंदू महासभा और सावरकर ही एक ऐसे थे जो अंत तक 1947 में तक वो देश के विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे, देश को विभाजित नहीं करना चाहते थे। तो ये जो भी चीज़ें फैलाई जाती हैं सब मनगढ़ंत बातें हैं, इसमें कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है। साथ ही इनकी जो माफ़ीनामा बोला जाता है वो माफ़ीनामा नहीं है, एक याचिका है जो बहुत सारे राजबंदी उस ज़माने में डालते थे। उनके समकालीन भी बारिंद्रनाथ घोष जो अरबिंदो घोष के भाई थे, सचिंद्रनाथ सान्याल, उलास्कर दत्त, फिर बाद में काकोरी कांड में जो लिप्त थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, और ये सब लोग भी उन्होंने याचिकाएं दर्ज की थी। नेहरू जी जब 2 हफ्ते के लिए नाभा के एक जेल में उनको रखा गया, तो उनके पिताजी ने भी जाके वाइसरॉय से बात की थी और एक अंडरटेकिंग दिया था कि हम नाभा कभी नहीं आएंगे। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन था बिटवीन द फ्रीडम फाइटर्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ये बहुत कॉमन था। तो ब्रिटिश सरकार के खुद के दस्तावेज़ हैं जो कहते हैं कि उन्होंने सावरकर का संदर्शन किया था, और ही एक्सप्रेसेस नो रिग्रेट और रिपेंटेंस फॉर व्हाट ही डिड। महात्मा गांधी ने खुद 1920 में सावरकर के छोटे भाई को बोला था कि आप अपने बड़े भाइयों को बोलो कि याचिका दायर करें। तो याचिका दायर करना बहुत ही एक नॉर्मल, एक प्रोसीजरल ये था लीगल सिस्टम में। उसको आज की राजनीति के लिए इस तरह से ये सब माफ़ी मांगा, घुटने टेके। मैंने अपनी किताबों में सारे के सारे 7 और या 8 जो याचिकाएं हैं उसको ज्यों का त्यों डाल दिया है। कोई भी उसको पढ़ ले, उससे पता चल जाएगा कि क्या ये माफ़ी था या फिर जेल से निकलने का एक ज़रिया था, न सिर्फ खुद के लिए, बल्कि बाकी जो राजबंदी थे, जो जवान थे, जिनको अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी, उनके लिए ये वक्ता के रूप में एक काम वहाँ कर रहे थे। एक्चुअली मेरे 2 सवाल हैं, लेकिन अब क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं दोनों को एक ही में समाप्त कर देता हूँ। आज़ादी के आंदोलन में वीर सावरकर बाकी के क्रांतिकारियों से कैसे अलग थे, एक सवाल ये, और दूसरा ये, मौजूदा समय में इससे आगे जो वक्त आ रहा है उसमें क्या सावरकर की लेगेसी आगे बढ़ेगी, आपको कैसा लगता है? ये 2 सवाल। अलग कैसे थे क्रांतिकारियों से? मतलब अलग क्यों होना है, सबका अलग अलग अपना एक योगदान था। इन्होंने देश का सबसे पहला जो है संगठित गुप्त संस्था अभिनव भारत स्थापित की थी। सबसे पहला जो होलिका दहन हुआ विदेशी कपड़ों का, ये उन्होंने किया 1905 में। लंदन में 5 साल रहे, वहाँ इतने सारे पूरे भारत की स्वतंत्रता का संग्राम वहाँ से उन्होंने पूरा लीड किया था। तो उसके लिए उनको आजीवन कारावास 2 टर्म
टर्म्स 25-50 साल का काला पानी की सज़ा भी हुई। 14 साल वो जेल में रहे, 13 साल नज़रबंदी की हालत में रत्नागिरी में रहे। तो एक जवान आदमी जो लंदन जाके बैरिस्टर बनना चाहता था, उसके 27 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ वो नज़रबंदी और जेल और यातनाएं सहते सहते हो गई। तो इसके बावजूद अगर हम उसकी देशभक्ति और उसकी निष्ठा पर संदेह व्यक्त करेंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके प्रति अनादर है। मुझे लगता है आज देश की जनता जाग चुकी है। तो ये सारी बातें, तथ्य उनके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और वो समझ रही है कि इतने सालों तक हमें झूठ बोला गया, और इनकी लेगेसी की जो आपने बात की वो मुझे ज़रूर लगता है कि देश की जनता तक पहुंचेगी। और जिस तरह देश बढ़ रहा है, एक सुदृढ़ और एक मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया, ये उन्हीं का सपना था जो आज पूर्ण हो रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सर। थैंक यू।